दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 18 मई 2020, लेकिन कल 17 मई को भी वीडियो नहीं आ पाया था हमारा परीक्षा खबरी का, इसलिए 17 मई 18 मई दोनों दिनों के जो करंट अफेयर्स हैं मुख्यतः वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोपहर तक जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो हमने बताया उसका रिवीजन वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस किसके उपलक्ष्य में? 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में 1969 से ही यह दिवस 17 मई को मनाया जाता है। बाद में ये संस्था जो है 1865 में तो स्थापना हुई, लेकिन बाद में यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गई, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद है उससे जुड़ गई। और फिर यूएनओ इससे कंसर्न लेने लगा और 2005 में जो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसकी बैठक होती है, उसमें 17 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचना दिवस, इसमें जुड़ गया सामाजिक सूचना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 17 मई को। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो गया? विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचना दिवस। कब से? 2006 से। इस बार का 2020 का जो कल मनाया गया, इसका जो विषय था, थीम थी कनेक्ट 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हेतु आईसीटी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है, ITU। सॉरी, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, SDG है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किस तरह से SDG लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, यही ये विषय है। क्योंकि जो हमने आप SDG के बारे में बताया था, 17 लक्ष्यों के बारे में बताया था, 169 उद्देश्यों के बारे में बताया था एक वीडियो में इसी सप्ताह, उसमें 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने हैं किसी भांति, तो उसमें ICTs की किस तरह मदद ली जा सकती है। अभी कोविड-19 में आप देख ही रहे हैं कि आप घर बैठे अगर आपका दिन गुजर रहा है तो उसमें कहीं न कहीं टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार का बहुत बड़ा हाथ है। 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज क्यों मनाया जाता है? 18 मई 1883 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने संग्रहालय के महत्वों को प्रदर्शित करने के लिए, इसके महत्व को रेखांकित करते हुए 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, और इसको मनाता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद इसके दिन जो है आयोजन करता है विश्व भर में तमाम तरह के, और इसकी थीम निर्धारित करता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की बात करें तो एक गैर सरकारी संगठन है, लेकिन फिर भी यह आर्थिक व सामाजिक परिषद जो यूनाइटेड नेशन है उससे जुड़ा हुआ है, उससे संबंध रखता है, यूनेस्को से संबंध रखता है, तमाम अन्य संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय वीपो आदि से भी संबंध रखता है। इसको जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य तो नहीं है, अंग तो नहीं है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र में इसको परामर्शदायी संस्था का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, इसको परामर्शदायी संस्था का दर्जा मिला हुआ है। 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का, तो पूछ सकता है, जेनेवा मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में इसका। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, स्लोवानिया क्यों अभी चर्चा में आया? क्योंकि कोविड-19 का अंत करने की घोषणा करने वाला है, पहला यूरोपीय देश बन गया है स्लोवानिया। यदि हम स्लोवानिया की पोजीशन देखें तो ये आपको यूरोपीय कंट्री स्लोवानिया मिलेगी। इसके नॉर्थ में ऑस्ट्रिया है, इसके जो है साउथ में क्रोएशिया है। ठीक है, हंगरी इसके आप सुदूर पूर्व में देखें तो हंगरी है। ठीक है, और इसको आप छोटा कर लें तो अन्य देशों को आप देख सकते हैं, वेनिस को देख सकते हैं आप इसके दक्षिण पश्चिम में। स्लोवानिया की जो राजधानी है दोस्तों जुब्लियाना है, ये आता भी है मिलान करने के लिए, याद रखिएगा। तो इस देश ने घोषणा कर दी है कि कोविड-19 पे अब पूर्णतया नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है, इसके लिए अब कोई विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं रह गई है। स्लोवानिया ने सचेत क्या है दोस्तों? तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ICGS सचेत इसको बोलते हैं, गोवा में कमीशन की गई है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों में से पहला है।
ICGS सचेत अब तटीय गश्ती जहाज है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन लागू हुआ है। किसके द्वारा ये जारी किया गया है? भारत के महापंजीयक के द्वारा, अर्थात रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा भारत के। कौन है इस समय रजिस्ट्रार जनरल दोस्तों? इस समय भारत के रजिस्ट्रार जनरल, जिनको कहा जाता है भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयोग। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी इस संस्था की। जो ये होते हैं महापंजीयक, जो यही जो है नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी करते हैं। और वर्तमान में जो महापंजीयक हैं, रजिस्ट्रार जनरल हैं ऑफ इंडिया, कौन है? ये विवेक जोशी हैं दोस्तों, ठीक है ना, विवेक जोशी, याद रखिएगा नाम, पूछा जा सकता है, विवेक जोशी हैं। तो 1961 में ये पहली बार इनकी नियुक्ति हुई थी, मतलब इनकी नहीं, जो पहले महापंजीयक थे उनकी नियुक्ति। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा मंत्रालय पूछ सकता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 2018 के लिए अभी जो हाल में 10 मई को प्रस्तुत हुई है रिपोर्ट, ये 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर आधारित है। राष्ट्रीय जन्म दर की बात करें, देखिए यही एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा। तो 2018 में जो जन्म दर थी 20 थी, 1971 की तुलना में काफ़ी कम। 1971 में जो जन्म दर थी भारत में 36.9 थी। तो ये तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। पहले स्थान पे जन्म दर जहाँ सबसे ज़्यादा है वो है बिहार, और सबसे कम जन्म दर जहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि ग्रामीण शहरी अंतर कम हुआ है जन्म दर में, अर्थात ग्रामीण और शहरों में जो अंतर हुआ करता था, ग्रामीण में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, शहर में बहुत कम हुआ करता था, वो अंतर अब कम हुआ है, अर्थात ग्रामीण में भी कुछ कम हुआ है। लेकिन पिछले 4 दशकों से शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर लगातार बढ़ी है, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। अगला है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर में 2018 में जो मृत्यु दर थी 6.2 थी, और 1971 में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, कितनी थी? 14.9 थी। तो मृत्यु दर में भी काफ़ी गिरावट हुई है। सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन जो है मृत्यु दर अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है, और सबसे कम मृत्यु दर है दिल्ली में। शिशु मृत्यु दर, जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के आंकड़े प्रस्तुत करता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2018 में 32 और 1971 में कितना था? 129 था। तो बहुत ज़्यादा था, तो काफ़ी घटा है, काफ़ी स्थिति अगर देखा जाए 1971 तुलना में सही हुई है, लेकिन अभी भी चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में स्थिति सबसे ज़्यादा बुरी है, अर्थात शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में कितना है? 48। और सबसे अच्छी कंडीशन है नागालैंड की, यहाँ पे शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, लगभग 10-11 के आसपास है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा, ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में, उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।